हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बच्चों आज AITS नंबर 3 इसमें फिजिक्स का पेपर हम लोग आप बच्चों डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और इस पेपर में हमारे जो टॉपिक थे वो टॉपिक थे हमारे प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशीय उपकरण और तरंग प्रकाशिकी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट है, EM वेव्स है, रे ऑप्टिक्स है और वे ऑप्टिक्स है। ओके, तो इसका पेपर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, पहला सवाल हम लोग लेते हैं। इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग AC करंट आर, इनमें से चारों में से कौन सी इक्वेशन है जो प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित कर रही है। प्रत्यावर्ती धारा आप जानते हैं बच्चों, पॉजिटिव में नेगेटिव में रहती है, ये आप जानते हैं। ये वाली बच्चों धारा देखो, ये e की घात 2t है, मतलब ये वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती, इसलिए ये आंसर मेरा कभी नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा ये तो। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है पॉजिटिव में भी जाना चाहिए करंट और नेगेटिव में भी जाना चाहिए करंट। ऐसे बच्चों ये तो कांस्टेंट है, टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि AC करंट जो होता है ऑलवेज टाइम पर डिपेंडेंट होता है। ये वाला टाइम पर डिपेंडेंट तो है बच्चों, पर इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। सो आंसर केवल ये वाला होगा, इसका मतलब आंसर होगा अपना आंसर नंबर 4। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को बच्चों डिस्कस करते हैं कि इसमें एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये तरंग निर्वात में C स्पीड से चल रही है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड E और B दोनों आपको दिए हुए हैं। इंटेंसिटी का बच्चों जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, हमारे पास भी है। यहाँ पर ये इंटेंसिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है, जो हमने अभी लिखा था वो तो क्या है, अपना ऊर्जा घनत्व था। ऊर्जा घनत्व इंटू C, यही अपना क्या होता है, तीव्रता होते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट तो बच्चों है ही, E भी यहाँ पर, E यहाँ पर नहीं है, C तो है, तो यहां से मैं E को बच्चों हटाता हूं इस वाले फॉर्मूले में बनाने के लिए। और E इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, BC होता है। तो इस E की जगह रखूंगा B स्क्वायर C स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला मेरा बनेगा B स्क्वायर C क्यूब। इसका मतलब ये वाला करेक्ट है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, है। तो इस वाले को चेक करते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर देखो, इस वाले फॉर्मूले से पहले मैं काम करता हूं। इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले में आप देखो, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी यहाँ पर म्यू नॉट है और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन यहाँ B है और यहाँ पर E है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले को C लिखता हूं पहले, और म्यू नॉट की जगह आपने ये फॉर्मूला बच्चों देखा होगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो म्यू नॉट इंटू C स्क्वायर होगा। इसकी जगह पर मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह बच्चों ये रखता हूं, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा देखना, I इज इक्वल टू, जैसे यहां पर लिखा हुआ है वैसे मैंने इसी फॉर्मूले में C हो गया, और एप्सिलॉन नॉट की जगह बच्चों रखता हूं म्यू नॉट C स्क्वायर, ये रख दिया मैंने। साथ में अब क्या रख दिया, देखो एप्सिलॉन नॉट रख दिया मैंने, C लिख दिया मैंने। अब आता है E स्क्वायर। E स्क्वायर को लिख सकता हूं B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, ये रहा। देखो यहां से इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास बनेगा, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और B स्क्वायर C अपॉन म्यू नॉट मेरे पास में यही है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। उम्मीद है बच्चों फिर पक्की बात है ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा, आप चेक करके देखिएगा। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बच्चों हम लोग चलते हैं। फॉर ए कन्वेक्स मिरर एज द रियल ऑब्जेक्ट अप्रोच इट द इमेज। बच्चों मिरर कोई भी हो, बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, मिरर कोई भी हो, चाहे ये कॉन्वेक्स मिरर हो और चाहे कॉन्केव मिरर हो, मिरर में हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो इमेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही चलती है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर बच्चों में, इसमें अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो आप जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है बच्चों, यहाँ बनती है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है, और जैसा कि मैंने बताया मिरर कोई भी हो, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों ऐसा चल रहा है तो इमेज को ऐसे ही चलना होगा। इसका मतलब इमेज जो है वो मिरर की तरफ चल रही है, इसका मतलब अप्रोच इज द मिरर, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों वाईडीएससी का क्वेश्चन है। ए थिन ग्लास शीट इज इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1 इन वाईडीएससी सेटअप द सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे मान लीजिए ये हमारा वाईडीएससी का सेटअप है। एक ग्लास शीट बच्चों मैंने यहां पर रख दी है, S1 है, S2 है। यहां पर मैंने एक ग्लास की शीट को रख दिया, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि S1 के सामने रखना है। तो बच्चों क्या होगा कि यहां जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पहले बन रही थी, ये ऊपर की तरफ बच्चों क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब अब यहां पर नहीं बनेगी, अब वो यहां पर बनेगी। इसका मतलब S1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और S2 से दूर चली जाएगी। इसका मतलब शिफ्ट क्लोजर टू स्लिट S1 एज कंपेयर टू S2। क्योंकि ये ऊपर खिसकी है तो S1 के पास में आ गई और S2 से दूर चली गई। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, शिफ्ट क्लोजर टू स्लिट S1 एज कंपेयर टू स्लिट S2। अगले क्वेश्चन पर बच्चों आते हैं। इसमें बच्चों ये AC का सवाल है और इसमें V की इक्वेशन बच्चों ये दे रखी है आपको और I की इक्वेशन ये दे रखी है। एक बार बच्चों इसमें देखो कि इस V में और इस I में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है। वोल्टेज की इक्वेशन में बच्चों π/3 आ रहा है और करंट की इक्वेशन में π/6 आ रहा है। इसका मतलब वोल्टेज बच्चों क्या है, आगे है और करंट बच्चों पीछे है। अगर वोल्टेज बच्चों आगे है और करंट अगर पीछे है, एक बात कंफर्म है, XL जरूर लगा हुआ है, इंडक्शन कॉइल जरूर लगी हुई है। लेकिन केवल इंडक्शन कॉइल अगर लगी होती तो बच्चों V और I में फेज डिफरेंस π/2 होना चाहिए था, मतलब V I से π/2 आगे होना चाहिए। लेकिन यहां पर V और I में फेज डिफरेंस π/3 माइनस π/6 मतलब π/6 है। इसका मतलब प्योर इंडक्शन कॉइल तो नहीं है, प्योर इंडक्शन कॉइल नहीं है, लेकिन इंडक्शन कॉइल जरूर है। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि इसका पावर फैक्टर क्या है। इसका पावर फैक्टर अपन देखें तो V और I में बच्चों हम लोगों ने फेज डिफरेंस कितना निकाला, π/6 निकाला। तो पावर फैक्टर आप लोग लिखते हैं शक्ति गुणांक जिसको हम बोलते हैं, उसको लिखते हैं हम cos phi। और phi बच्चों क्या है, V और I में फेज डिफरेंस, और V और I में फेज डिफरेंस कितना है, π/6। तो इस phi की जगह π/6 लिखा जाए और π/6 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √3/2। इसका मतलब पावर फैक्टर तो कैसा होगा, कितना वैल्यू होगा उसका, √3/2। और सर्किट में कौन लगा होगा, इंडक्शन कॉइल। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर इज फर्स्ट, इंडक्शन कॉइल है और पावर फैक्टर √3/2 है। अगले क्वेश्चन में बच्चों हम लोग आते हैं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में आपको दे रखा है, किसकी प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की। कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस 10⁻³ वोल्ट पर सेकंड से कंटिन्यू बच्चों क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट करंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट हो चाहे कंडक्शन करंट हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, इस Q की जगह CV रख देते हैं। C एक कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस जिसको हम बोलते हैं, तो ये आएगा हमारे पास। C की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड। ये -6 कर दिया मैंने फेरेड में चेंज करने के लिए। dV/dt वोल्टेज पर सेकंड किस रेट से बच्चों चेंज हो रहा है, 10⁻3। इसका मतलब यह आ जाएगा 2 × 10⁻³ इसका मतलब आंसर होगा 2 मिली एम्पियर। इट मीन्स आंसर होगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बच्चों कितने रखी है, 50 सेंटीमीटर। यहां लिख लेते हैं हम पहले, फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सरफेस इज डबल दैट ऑफ द अदर। फाइंड द स्मॉलर रेडियाई इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 2। फोकल लेंथ का बच्चों जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू μ - 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। अगर इसको फॉर्मूला को बच्चों में कॉन्वेक्स लेंस के लिए लगाऊं, इस लेंस के लिए, तो इसके लिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, पॉजिटिव, और इस वाली सरफेस के लिए क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। इसका मतलब r1 तो बच्चों क्या रहेगा, पॉजिटिव, r2 क्या रहेगा, नेगेटिव। इसलिए यहां पर मैं साइन लगा देता हूं तो ये हो जाएगा प्लस। यहां पर बच्चों आपको गिवन है कि एक रेडियस तो कितनी है r
और एक रेडियस उसकी डबल है 2r, ये हो जाएगा 1/f। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 और इसको लिख देंगे हम 3/2r इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ बच्चों दे रखी है 50 सेंटीमीटर। हमें ये r ही बच्चों पता करना है और म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो 2 - 1 1 हो गया। तो सीधा मैं इसी को सॉल्व कर लूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये r हो जाएगा, समझ गए आप, ये 25, ये 25 हो गया, 25 × 3 75 सेंटीमीटर। म्यू की वैल्यू 2 गिवन है, तो r कितना है बच्चों 75 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब इसमें ऑप्शन बच्चों दे रखे हैं स्फेरिकल एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, ये सब दे रखा है बच्चों। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा था। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब जैसे ये हमारे पास लेंस है और व्हाइट लाइट बच्चों हमने ले ली। व्हाइट लाइट लेने का मतलब हम जानते हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है लैम्डा। रेड कलर का बच्चों फोकल लेंथ ज्यादा होगा, वायलेट कलर का फोकल लेंथ कम होगा। इसका मतलब यहाँ रेड कलर आता है और यहाँ पर वायलेट कलर आता है। लेकिन ये कब जब व्हाइट लाइट लेते हैं, यहाँ पर आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेने की वजह से क्रोमेटिक एब्रेशन तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये तो मिलेगा नहीं आपको। क्लियर। अब आते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन बच्चों हमेशा मिलेगा, लेंस में भी मिलता है और मिरर के अंदर भी मिलता है। स्फेरिकल एब्रेशन मतलब अगर आप मार्जिनल रेज डालेंगे तो ये रेस पहले जाकर के मिल जाएंगी, और अगर आप पैरेक्शियल रे मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल रेस पास में डालेंगे तो ये रेस आकर के यहाँ मिलेगी। इसका मतलब दोनों की फोकल लेंथ बच्चों देखो क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पर हमने कौन सी लाइट ली है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट लेने की वजह से क्रोमेटिक एब्रेशन तो मिल नहीं सकता, केवल स्फेरिकल एब्रेशन ही मिलेगा। तो आंसर केवल क्या होगा, ओनली स्फेरिकल एब्रेशन। आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं आगे। अगला सवाल है, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस व्हेन सिल्वर्ड ऑन वन साइडेड। एक बाइकॉन्वेक्स लेंस हमने लिया, इसको सिल्वर कर दिया हमने, ठीक है, रंजित कर दिया, पॉलिश कर दी। बच्चों ये पूरा सिस्टम जो है ऐसे काम करता है, लेंस प्लस मिरर की तरह ऐसे काम करेगा। ये पक्की बात है बच्चों की पूरा सिस्टम जो है ये करेगा तो मिरर की तरह काम। क्यों, रेस जाएगी और टकरा के वापस इसको आना इधर ही है, क्योंकि पॉलिश की हुई है आपने, तो रेस इधर तो जा नहीं सकती, टकरा के इसको आना किधर है, इधर ही आना है। इसका मतलब सिस्टम मिरर की तरह काम कर रहा है, और मिरर की तरह काम कर रहा है तो ये कॉम्बिनेशन अगर ऐसा है तो ये आप देखो ये कैसा है, ये हमारा है कन्वर्जिंग मिरर, जिसको हम कॉन्केव मिरर बोलते हैं। तो ये पूरा सिस्टम भी बच्चों किसकी तरह काम करेगा, कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करेगा। सो आंसर इज फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें हम, एक अनपोलराइज्ड लाइट है, 2 पोलराइट पर जाके गिर रही है। एक पोलराइट तो बच्चों ये रहा, यहां से लाइट कौन सी है, अनपोलराइज्ड लाइट है। इसको मैं शॉर्टकट में यूपीएल लिख देता हूं, अनपोलराइज्ड लाइट। इसकी इंटेंसिटी बच्चों कितनी है, I0। ये पक्का है कि इंटेंसिटी यहां पर कितनी मिलती है, I0/2 मिलती है, और ये लाइट कौन सी होती है, पोलराइज्ड लाइट होती है। अब वो कह रहा है इसके आगे एक और पोलराइजर रखा हुआ है। अब ये पोलराइजर ऐसे रखा हुआ है कि ऐसे रखा हुआ है कि ऐसे रखा हुआ है, ये हमें गिवन नहीं है। चलो हम मान लेते हैं कि ऐसे एक पोलराइजर की, ये जो मैंने लाइन बनाई क्या है, ये पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस है। तो एक ट्रांसमिशन एक्सिस ये रही, दूसरे पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस ये रही। इस एंगल को बच्चों में मान लेता हूं थीटा। अब वो कह रहा है कि यहां पर जो इंटेंसिटी मिलनी चाहिए वो इसकी हाफ मिलनी चाहिए। इसका मतलब जो इंटेंसिटी यहां है वही इंटेंसिटी यहां मिलना चाहिए। अगर जो इंटेंसिटी यहां है वही इंटेंसिटी अगर यहां मिलनी चाहिए, इसका मतलब बच्चों थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। क्यों, फॉर्मूला बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, ये इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पर, I0/2। ये I0/2 है, वो मैंने यहाँ लिखा है। इससे पार निकलने के बाद इंटेंसिटी कितनी मिल रही है मुझे, I, वो क्या दे रखी है, I0/2 ही दे रखी है। तो यहाँ I0/2 लिखेंगे अपन, तो ये कट जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, 0। सो इन दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है, 0। इसका मतलब दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। सो आंसर इज 0 डिग्री, मतलब आंसर फर्स्ट हो गया। अगले सवाल पर बच्चों आते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ टू लाइट वेव्स, दो लाइट वेव्स है, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड बच्चों आपको दोनों में दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है ये, है ना, इसको मैं A1 मान लेता हूं, ये है 80 और ये A2 है और ये कितना है 60। हमें पूछा रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम बच्चों आप लिखते हैं A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो 80 प्लस 60 ये हो गया 140, 80 माइनस 60 ये कितना हो गया 20, इनका स्क्वायर बच्चों करना है, ब्रैकेट में कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तब 49 आएगा। इसका मतलब I मैक्स और I मिनिमम का जो रेशियो होगा वो 49:1 होगा। सो आंसर इज 2। ओके, अगले क्वेश्चन पर बच्चों आते हैं। आरएमएस वैल्यू बच्चों आपको ये दे रखी है और आरएमएस वैल्यू बच्चों आपको निकालनी है। किसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी? ये करंट आपको गिवन है, एक इंस्टेंटेनियस करंट है जिसमें एक डीसी वाला पार्ट भी है 3, ये डीसी वाला पार्ट होता है, ये कांस्टेंट है, टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, और ये टाइम पर डिपेंडेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये वाला पार्ट एसी है, इसमें एसी प्लस डीसी दोनों फैक्टर को मिक्स करके अगर पूछे पूरे करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होगा। आरएमएस वैल्यू करंट का बच्चों ऐसे निकालते हैं, 3 + 4 sin ओमेगा टी है। जैसा कि नाम पे ही हम जानते हैं आरएमएस, पहले स्क्वायर करो, मीन निकालो, फिर रूट निकालो। इसका पहले स्क्वायर करोगे बच्चों तो स्क्वायर आएगा 9 + 16 sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 12 sin ओमेगा टी इंटू 2, मतलब 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया वैल्यू। अब इसका क्या करना है, हमें मीन निकालना है। मीन निकालने का मतलब इंटीग्रेशन करना है 0 से t, 0 से t एंड 0 से t। इसका इंटीग्रेशन बच्चों कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन का एवरेज वैल्यू कितना होता है पूरे साइकिल में 0 होता है, तो ये वैल्यू तो पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा ऐसे अपन लगा देते हैं dt, हमें इंटीग्रेशन करना था, तो 9 dt का करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 90, और इसका करेंगे तो 16 sin स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है 0 से t टाइम में कितना आता है, उसका इंटीग्रेशन करने पर sin स्क्वायर ओमेगा टी का करेंगे तो 0 से t तक t/2 वैल्यू इसकी आती है। तो t/2 हो गया, इसका तो वैसे भी कितना हो गया 0 हो गया, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 90 प्लस ये हो गया हमारे पास में 80। अब इस पूरी वैल्यू में मैंने क्या कर चुका बच्चों, स्क्वायर भी कर चुका और मीन भी स्क्वायर भी कर चुका, और ये मैंने यहाँ पर मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने टाइम से भी डिवाइड कर दिया। यहाँ तो खैर टाइम से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वैल्यू वैसे भी इसकी क्या आ जाएगी 0। अब यहाँ से जैसे ही टाइम से डिवाइड करेंगे तो सीधा यहाँ लिख देते हैं 1/t, और यहाँ भी लिख देते हैं 1/t, तो सीधा बच्चों कितना हो गया 9 8 17 आ गया। तो मैं क्या कर चुका बच्चों, स्क्वायर भी कर लिया, मीन भी निकाल लिया, लास्ट में क्या करेंगे इसका रूट निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स आंसर इज 3rd। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों देखते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड एसी सोर्स। फेज डिफरेंस बच्चों आपको दे रखा है फाई = 53 डिग्री। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज आपको गिवन है। पावर बच्चों एवरेज कैसे लिखते हैं अपन, वी आरएमएस cos फाई, ऐसे पावर लिखे जाते हैं। वी आरएमएस की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है, वी आरएमएस कितना है 20, आई आरएमएस बच्चों कितना है 10, और cos दे रखा आपको फाई दे रखा है 53, एंड cos 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बच्चों ट्वाइस और ये हो जाएगा 120 वाट। तो आंसर इज फर्स्ट। आगे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स करंट एंड सोर्स वोल्टेज इज 5/3। 5/3 बच्चों आपको फेज डिफरेंस दे रखा है, और ये दे रखा है आपको किसमें, जो सोर्स का वोल्टेज आपने लगाया है वो, और जो सोर्स करंट आपको दे रहा है वो। इस वोल्टेज और इस करंट में फेज डिफरेंस कितना है, ये सोर्स लगाया हुआ है आपने एसी सोर्स, उसने करंट कितना दिया बच्चों आई, तो ये सोर्स का वोल्टेज और सोर्स के द्वारा दिया जाने वाला धारा, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 5/3।
आपसे पूछा गया फेज डिफरेंस बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, प्रतिरोध में जाने वाली धारा और प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज होगा उसके बीच में कालांतर बच्चों कितना होगा। वो कालांतर तो 0 होगा, क्योंकि पढ़ाते वक्त हम लोग बताते हैं, आप लोगों को सर लोगों ने बताया होगा कि आर के अक्रॉस वी और आई के अंदर हमेशा फेज डिफरेंस 0 होता है, एल के अक्रॉस π/2 होता है और सी के अक्रॉस भी π/2 होता है। ठीक है, तो आर के सिरों पर फेज डिफरेंस हमें केवल यहां पर पूछा है। देखो, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, तो आंसर इज 0। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, सेकंड वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये आपको गिवन है एक सर्किट, इसमें पूछा है एवरेज पावर, और अभी हम लोगों ने देखा था बच्चों एवरेज पावर VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, तो हमें ये cos फाई भी देखना होगा इसमें। देखिए ये बच्चों क्या है, ये R के सिरों पर वोल्टेज है, ये C के सिरों पर वोल्टेज है और ये L के सिरों पर वोल्टेज है। ये RMS वैल्यूज बच्चों आपको दे रखे हैं। तो ऐसे सर्किट में जो LCR सर्किट है उसमें ये जो वोल्टेज आपने यहाँ पर लगाया और ये जो धारा जा रही है, ये इन दोनों के बीच में कलांतर अगर आपको निकालना होता है तो कलांतर बच्चों हम लोग निकालते हैं VL माइनस VC अपॉन VR। L और C के सिरों पर वोल्टेज कितना है बच्चों, 500 है और ये 200 है, तो कितना हो गया ये 300। R के सिरों पर वोल्टेज कितना है 400, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 3/4, और 3/4 का मतलब 5 बच्चों कितना हो गया 37 डिग्री। तो cos फाई तो मेरे पास आ जाएगा, है ना। अब आते हैं अपन बच्चों VRMS और IRMS की वैल्यू के लिए। IRMS की वैल्यू बच्चों ये दे रखी है, देखो 1 एम्पियर। ठीक है, और यहां पर अगर मुझे V की वैल्यू निकालनी अगर है तो कैसे देखेंगे, देखो यहां पर 500 वोल्ट है, यहां पर 200 वोल्ट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 300 वोल्ट आ गया। तो 300 वोल्ट तो इसके एंड पर है और इस पर कितना है 400 वोल्ट है। तो यहां कितना है, ये रिएक्टेंस है ना पूरा मिलाकर के, प्रतिघात है, तो प्रतिघात के सिरों पर नेट वोल्टेज कितना है, ये 300 वोल्ट है। आर के सिरों पर नेट वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट है, तो रिजल्टेंट बच्चों कितना आ जाएगा 500 वोल्ट। 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर 500 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास में नेट वोल्टेज। तो वो नेट वोल्टेज ही बच्चों ये वाली वैल्यू है। तो यहां पर मेरे पास में पावर निकालते वक्त ये एवरेज पावर है। V कितना बच्चों है 500 वोल्ट, धारा बच्चों दे रखी है आपको 1 एम्पियर, और cos 37 तो ये हो जाएगा 500 एंड cos 37 4/5 होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 400 वाट। सो आंसर इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक सीरीज LCR सर्किट है, लेकिन कंडीशन कौन सी बच्चों ध्यान देना, रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन कब कब होती है, रेजोनेंस कंडीशन में नेट जो रिएक्टेंस होता है बच्चों वो 0 होता है, क्योंकि XL बराबर XC होता है। इसका मतलब L के सिरों पर और C के सिरों पर भी वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब L और C के सिरों पर वोल्टेज भी क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब नेट वोल्टेज होगा, जो सोर्स का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज सीधा किस पर ड्रॉप हो जाएगा, जाकर के R के एंड पर जाकर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि L और C दोनों के वोल्टेज अपोजिट में होते हैं। V0L ये रहा, V0C ये रहा, ये दोनों वोल्टेज आपस में कैंसिल होकर के सोर्स का सारा वोल्टेज किस पर चला जाएगा, रेजिस्टेंस पर चला जाएगा। इसका सोर्स का वोल्टेज R के अक्रॉस जो वोल्टेज के बराबर होगा। एक तो ये भी करेक्ट है, एक ये भी करेक्ट है। और ये रेजोनेंस कंडीशन आती बच्चों कब है, जब XL बराबर XC होता है। तो XL कितना है ओमेगा L, ये क्या होता है ओमेगा C 1/ओमेगा C, तो ये ओमेगा बच्चों हो गया 1/√LC। इसका मतलब ये भी करेक्ट है। सो आंसर ऑल ऑफ दिस, फोर्थ आंसर होगा। आगे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जस्ट अभी बताई मैंने आपको, ओमेगा कितनी होती है 1/√LC, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। सो आंसर सीधा फर्स्ट हो गया। ओके, इसमें कुछ सोचना नहीं है, आसान सा सवाल था बिल्कुल। दिए गए परिपथ में स्थायी धारा बच्चों आपको दे रखे, ये अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान देखना। ये अच्छा क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता लगेगा।
तो जैसे इसमें बच्चों पहले क्या करी, धारा ऐसे जा रही थी, वो धारा कितनी थी, आई थी, कांस्टेंट धारा प्रवाहित हो रही थी। उसके बाद एकदम से बच्चों क्या किया गया, इसको यहां से हटा करके इससे कनेक्ट कर दिया गया। अब ये सर्किट अलग हो गया, अब इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब धीरे धीरे बच्चों कैपेसिटर चार्ज होगा, धीरे धीरे कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन धारा बच्चों धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि आई को अगर बच्चों सॉरी क्यू को अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो ही धारा आएगी। और ये कितनी आएगी, क्यू नॉट ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये मेरे पास करंट की इक्वेशन है, यहां पर जो किसी इंस्टेंट पर करंट होगा इस वाले सर्किट में। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, देखिएगा आप इसमें आपसे पूछा गया है कि किस न्यूनतम समय के बाद में प्रेरक में धारा I/2 हो जाएगी। मतलब ये धारा कितनी हो जानी चाहिए, ये शुरू में धारा बच्चों क्या थी, मैक्सिमम थी, वही धारा तो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब मैक्सिमम धारा कौन सी थी, यही वाला धारा मैक्सिमम थी। और यहां से बच्चों धारा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्यू नॉट, ये मैक्सिमम करंट है। तो इसका मतलब जो धारा आएगी वो ऐसे लिख सकते हैं, ये आई मैक्स है और ये कॉस ओमेगा टी। और ये धारा जो मैक्सिमम की है वो कितनी, हाफ है। ये जो धारा इसमें जा रही थी ना पहले, वही धारा मैक्सिमम है, तो ये आई मैक्सिमम बाय 2 हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू π/3 हो जाएगी। तो टाइम बच्चों आ जाएगा π/3 इंटू नीचे ओमेगा, और ये हो जाएगा π/3 एंड 1 ओमेगा क्या होता है, रूट LC। तो π/3 रूट LC आंसर आना चाहिए। सो आंसर इज सेकंड, राइट। अगले क्वेश्चन पर बच्चों आते हैं। फॉर ए सीरीज LCR सर्किट एट अ गिवन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी स्मॉलर बैंडविड्थ इंडिकेट। एक्चुअली बच्चों रेजोनेंस जब कंडीशन होती है तो आपने ऐसा ग्राफ बच्चों देखा होगा, और ये मैक्सिमम करंट होता होगा, और इस करंट का I/√2 मतलब 70% जो धारा होती है वो इस फ्रीक्वेंसी पर होती है। ये धारा कौन सी है बच्चों, मैक्सिमम धारा की 70%। ठीक है, ये पॉइंट कौन से होते हैं, ये आपको पता है, ये कौन से होते हैं, हाफ पावर पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो ये विड्थ है, फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है, यहां से लेके यहां तक और यहां, ये दोनों का अंतर यही आएगा। ये क्या है बच्चों, डेल्टा ओमेगा, और ये क्या होता है, बैंड विड्थ होती है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। अगर ये बहुत कम है तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सर्किट की क्वालिटी का मतलब बच्चों ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम, ताकि पावर डिसिपिटेट क्या रहे, कम रहे। ओके, तो आंसर क्या रहेगा, हायर क्वालिटी फैक्टर। सो आंसर इज फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर बच्चों आते हैं। Among the given EM waves, the highest penetrating power is for, ये तो सर इंफॉर्मेटिव है, सीधा आंसर क्या रहेगा, गामा रेस की पावर जो होती है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। इससे बच्चों दे रखा है EM waves propagating along positive x axis प्लस x axis में, तो ये जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है along y axis। ठीक है, तो एक बार बताइए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों डायरेक्शन है। और आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन, ये तीनों बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, प्रोपोगेशन तो किस में हो रहा है, एक्स में हो रहा है, ये किस में है, बी वाई में है, तो पक्की बात है ई किस में लगेगा, जेड एक्सिस पर ही लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, जेड एक्सिस होगा। ओके, नेक्स्ट पर बच्चों चलते हैं आगे। एक कैपेसिटर है, चार्ज किया गया, कांस्टेंट करंट है 2 एम्पियर। द डिस्प्लेसमेंट करंट, बच्चों जब कैपेसिटर को चार्ज आप कर रहे होते हैं ना, जब कैपेसिटर को आप एक बैटरी के थ्रू
या एसी सोर्स के थ्रू चार्ज कर रहे होते हैं तो उस समय तो करंट फ्लो होता है। हाँ, हालांकि ये कंप्लीटली जब चार्ज हो जाता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, लेकिन जब चार्ज हो रहा होता है तो करंट बाहर कौन सा होता है इस वायर में, ये करंट होता है, ये है कंडक्शन करंट। और इसी करंट, यही करंट इन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कौन सा बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, सेम। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो करंट रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट बाहर फ्लो होने वाले कंडक्शन करंट के बराबर ही होगा। और इसमें आपको यही दे रखा है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो यही 2 एम्पियर करंट जो होगा वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाएगा। सो आंसर इज फर्स्ट 2 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। Irrespective of the surrounding medium, always a virtual image is formed of the real object. ऑब्जेक्ट बच्चों कैसा है, पहली बात रियल है। इमेज ऑलवेज कैसे बनानी है, वर्चुअल बनानी है, बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज बोला हुआ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। इसका मतलब जिससे भी आप रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना रहे हैं वो इमेज बाहर के मीडियम से कोई रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों यह है कि ये जो लेंस है, लेंस तो हम जानते हैं कि जैसे ही हमने लेंस को क्या किया, किसी मीडियम में डाल दिया, तो हो सकता है कॉनकेव लेंस, बाहर के मीडियम की वजह से ये कॉनकेव लेंस जो है हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस। मतलब ये कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करने लगे, हो सकता है ना बच्चों। क्योंकि हो सकता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो और लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो नेचर बदल जाता है उसका। लेकिन ये कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सेंटेंस से क्लियर होगा बाहर का मीडियम कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब बाहर के मीडियम पर फर्क किस पर नहीं पड़ेगा, एक तो मिरर पर नहीं पड़ेगा। और कौन सा मिरर बच्चों रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, ये तो बनाता ही है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। और ये भी तो बच्चों हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। सो आंसर इज सेकंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ। इसमें बच्चों आपको एक मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल में बच्चों कितनी है f, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे लेटा हुआ है। ये जो एंड है, ये एंड 2f पर है, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक इसमें दिया हुआ है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो लेंथ बच्चों देखो f/2 के बराबर है। f बराबर कितना दिया हुआ है, l इंटू 2, तो लेंथ बच्चों कितनी है, f/2 के बराबर है। तो ये लेंथ ये आपके पास हो गई f/2। तो बच्चों एक बात आई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, तो इसकी इमेज जो होगी वो इसके जस्ट यहां बन जाएगी नीचे। इस वाले पॉइंट की इमेज तो यहां बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पॉइंट है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बन जाती है। लेकिन इस वाले एंड की इमेज कहां पर बनेगी ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये चेक करने के लिए हम मिरर के लिए बच्चों इक्वेशन लगा देते हैं, और मिरर के लिए ये हमने मिरर फॉर्मूला लगा दिया। फोकल में बच्चों इसके लिए क्या रहती है, नेगेटिव में, तो ये -1/f हो गया। इसको इधर लेकर के आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, 1/u इधर आएगा तो बच्चों किसमें होगा, नेगेटिव। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितनी है, क्योंकि मैं इस पॉइंट की इमेज बनाना चाहता हूँ, ये 2f प्लस f/2 है, तो 2f प्लस f/2, ये 5f/2 हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5f/2 इज इक्वल टू 1/v। ये हो जाएगा बच्चों 5f, और ये हो जाएगा -5 प्लस 2, v हो जाएगा ये हो जाएगा, ये v की वैल्यू है। तो बच्चों इस पॉइंट की जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पर बन रही है, यहां से कितने डिस्टेंस बन रही है, -5f/3। इसका मतलब बच्चों कहीं यहां पर बन रही होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इसका मतलब मुझको पता है, ये रही, और ये डिस्टेंस बच्चों मुझे पता है 2f है। तो ये जो बीच का लेंथ है यही हमारी इस रॉड की इमेज की लेंथ है, तो ये निकालना है मुझे। तो इमेज की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ इमेज वो हो जाएगा आपके पास 2f माइनस
f/3, तो ये हो जाएगा f/3 लेंथ ऑफ इमेज। लेकिन इस f के जगह बच्चों मैं क्या रख दूं, यहां पर 12 रख देता हूं, तो बच्चों ये हो जाएगा 12/3, ये लेंथ ऑफ इमेज आएगा। इसका मतलब आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे बच्चों बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ट्यूब लेंथ बच्चों कैसे लिखते हैं, f0 प्लस fe, ये आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर। इसका मैग्निफिकेशन बच्चों कैसे लिखते हैं, नॉर्मल सेटिंग है, नॉर्मल का मतलब इमेज फाइल कहाँ बननी चाहिए, इनफाइनाइट पर बननी चाहिए। तो ऐसे केस में f0 अपॉन fe, ये कितना दे रखा है आपको 24, या f0 की जगह बच्चों रख देता हूं मैं 24 fe प्लस fe इज इक्वल टू कितना हो गया 100। तो बच्चों ये fe कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर तो क्या fe है, ठीक है। और तो f0 बच्चों कितना हो जाएगा fe इंटू 24, इसका मतलब 24 इंटू 4, इसका मतलब 96 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आएगी और आईपीस की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर आएगी। सो ऑब्जेक्टिव की हमसे पूछिए, सो आंसर इज थर्ड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए लाइट रे डेविएट बाय 2 डिग्री व्हेन पास थ्रू ए थिन प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल 4 डिग्री। बच्चों यहाँ पर जब एंगल छोटे हैं तो डेविएशन के लिए बच्चों हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए म्यू माइनस 1, ठीक है। तो डेविएट कितना एंगल से हो रही है, 2 डिग्री के एंगल से हो रही है, और ए की वैल्यू कितनी है 4 डिग्री है। म्यू माइनस 1 ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, इट मीन्स म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, सो आंसर इज 2। बिल्कुल आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मिरेज एंड लूमिंग। ये मैंने क्लास में बताता हूँ पढ़ाते वक्त कि मिरेज और लूमिंग, ये दोनों, लूमिंग सर्दियों में बच्चों दिखता है और मिरेज जो है इफेक्ट ये बहुत ही ज्यादा गर्मी में पड़ रही होती है तब होता है। ये दोनों इफेक्ट किसकी वजह से बच्चों होते हैं, ये होता है TIR की वजह से। सो आंसर इज थर्ड। थ्योरेटिकल है, थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों तो आपको अपने आप आ जाएगा सवाल। ए लाइट रे फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स मिरर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, ये रहा, ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया। रे बच्चों ऐसे आ रही है, कितने एंगल पर आ रही है, ये आ रही 30 डिग्री के एंगल पर। तो रिफ्लेक्शन के लॉ से रे ऐसे चली जाएगी 30 डिग्री के एंगल पर। आपसे पूछा बच्चों डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन निकालने के लिए बच्चों डेविएशन क्या होता है, इस रे को पहले आगे बढ़ा दो, इसी रे को आगे बढ़ा देते हो, ये एंगल जो होगा एक्चुअल में इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से मुड़ गई, उसी को बच्चों बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक बात बताइए बच्चों, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक कितना है 180, और ये एंगल कितना है अपने पास 60। तो इस पूरे 180 में से इस 60 को माइनस कर दिया जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 कर देता हूं, चलिए, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल आएगा। सो आंसर इज सेकंड। ये भी आसान सवाल है बच्चों। आगे आते हैं। लेंसेज बच्चों आपको दे रखे हैं, कुछ कंडीशंस देखो A, B, C और D, ये 4 आपको लेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। इनमें से बच्चों आपसे पूछा है चारों में से कि कौन से लेंस टेलीस्कोप में कौन सा, इनमें से कौन सा लेंस ऑब्जेक्टिव के लिए फिट रहेगा और कौन सा लेंस आईपीस के लिए फिट रहेगा। तो एक सेंटेंस बच्चों लिखाया जाता है टेलीस्कोप के अंदर कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और एपर्चर दोनों ज्यादा होते हैं, उतना ही अच्छा टेलीस्कोप बनेगा। ऐसे ही आईपीस का फोकल लेंथ और एपर्चर जितना कम होगा उतना ही बढ़िया मैग्निफिकेशन वो देता है। तो ऐसा इसमें से छांटो ABCD में से जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसमें फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ देखो ये रही ज्यादा, और एपर्चर भी क्या होना चाहिए ज्यादा, ये मत छांटना क्योंकि यहां पर एपर्चर कम है, हमें एपर्चर ज्यादा रखना है। तो इसका मतलब फोकल लेंथ ज्यादा हो गई और एपर्चर भी ज्यादा होगा, तो ये वाला जो लेंस होगा ना ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। तो ये वाला तो किसके लिए रखेंगे अपन, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आते हैं आईपीस के लिए, सबसे कम फोकल लेंथ वाला छांटो, सबसे कम फोकल लेंथ वाला बच्चों ये रहा, और इसका एपर्चर भी क्या होना चाहिए, कम, तो ये एपर्चर भी देखो कम है। इसका मतलब ये वाला लेंस किसके लिए फिट रहेगा, आईपीस के लिए। सो आंसर ए एज ऑब्जेक्टिव एंड सी एज आईपीस, आंसर इज फर्स्ट। अगले पर आते हैं बच्चों।
A simple magnifier using a lens of focal length 5 centimeter forms image at infinite. Okay, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए वैसे होता क्या बच्चों, d/u होता है, लेकिन इमेज अगर इनफाइनाइट पर बने तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है, d/f। d कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5। सो आंसर इज फर्स्ट। बहुत आसान सवाल बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। अगले पर चलते हैं। फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। चलो एक प्रिज्म बनाते हैं इक्विलैटरल। ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये रेज आई, ये मैंने नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट बच्चों कितना है 45। इसका म्यू बच्चों आपको दे रखा है, म्यू दे रखा √2, और ये रे ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। ये एंगल बच्चों कितना है r निकाल के देखता हूं बच्चों कितना आता है। इसके लिए यहां पर स्नेल लगा देता हूं, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन r साइन 45, और म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों √2। साइन 45 कितना होता है बच्चों 1/√2, और ये भी नीचे √2 है, इसका मतलब साइन r की वैल्यू 1/2 हुई। सो r कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री। अगर r 30 डिग्री हो गया तो बच्चों a को कैसे लिखते हैं अपन, r1 प्लस r2। ये r1 निकाला है बच्चों, ऐसे मान लो आप, ये r1 है हमारा। तो एक बताइए r1 अगर मान लीजिए 30 डिग्री है और ये 60 है, तो r2 भी कितना आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब r1 बराबर कितना हो गए r2 हो गए, और r1 बराबर अगर r2 हो जाते हैं बच्चों तो डेविएशन कैसा होता है मिनिमम। मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या होती है, I और E बराबर होना चाहिए, I और E एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर होना चाहिए, और R1 R2 भी बराबर होना चाहिए। तो यहां से R1 R2 मैंने प्रूव कर दिया कि बराबर है, तो डेविएशन क्या आएगा मिनिमम, और जब डेविएशन मिनिमम आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर बच्चे होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जब 45 है तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी कितना होगा 45 होगा। तो ये दो आंसर करेक्ट हो गए। डेविएशन बच्चों, डेविएशन लिखते कैसे हम लोग, डेविएशन अगर लिखे तो I प्लस E माइनस ए। मिनिमम डेविएशन की बात करें तो आप I और E को बराबर लिखते हैं, I कितना है 45, ये भी कितना है 45, तो ये हो गया 90 माइनस ए कितना है 60, क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो ये हो गया बच्चों 30 डिग्री। इसका मतलब मिनिमम डेविएशन कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब आंसर इज ऑल ऑफ अबव, फोर्थ आंसर इसका होगा। अगले पर बढ़ते हैं बच्चों आगे। इफ डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज डबल इन YDAC सेटअप द फ्रिंज विड्थ का बच्चों फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D बच्चों क्या होता है, ये होता है ये डिस्टेंस, और आपको यही बोल रखा है कि ये डिस्टेंस अगर डबल कर दी जाए तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जानी चाहिए बच्चों, डबल होनी चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा डबल। आंसर इज फर्स्ट। ओके, आसान से सवाल है, कुछ सवाल तो बहुत ही आसान है बच्चों, देखो थ्योरी पढ़ते आपके हो जाना चाहिए। इफ इन YDAC सेट ऑफ स्लिट्स आर रिप्लेस्ड बाय पिन होल, बच्चों जैसे ये हमारा YDAC का सेटअप है, अगर बच्चों ये जो है ये स्लिट के फॉर्म में है, ऐसे ऐसे हैं, तो यहां पर फ्रिंजेस जो होती है ना बच्चों वो लीनियर बनती हैं। जैसे इसका स्क्रीन अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे, तो ऐसे फ्रिंजेस बनेंगी ऐसे। लेकिन अगर आपने क्या किया, इसको स्लिट के फॉर्म में नहीं लिया, आपने एक पिन, जैसे आलपिन नहीं होता, आलपिन को चुभो दो ऐसे, तो वो जो पॉइंट बनेगा वो ऐसे होगा, ऐसे। बहुत बारीक से हमने क्या किया, पिन जैसे होल कर दिया है ना, तो पिन होल बोल दिया हमने इसको। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों जो फ्रिंजेस बनती हैं वो हाइपरबॉलिक होते हैं। तो स्क्रीन पर ऐसे केस में स्क्रीन पर फ्रिंजेस बच्चों कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे, इस तरीके से बच्चों फ्रिंजेस बनेगी, ये हाइपरबॉलिक शेप से बनती हैं। अगर ये दोनों आपने पिन के फॉर्म में ले लिया, बहुत ही छोटे से होल किए, तब की कंडीशन है। स्लिट के फॉर्म में ले लिया तो लीनियर फ्रिंजेस बनती हैं। ओके, तो आंसर हाइपरबॉलिक फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड। अगला बच्चों बढ़ते हैं, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 पर हम लोग। 34 में बोल रखा है अपर हाफ ऑफ स्लिट ऑफ विथ डी इज कवर्ड। जैसे मान लीजिए बच्चों ये अपना सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो यहां पर हमारी क्या बन रही है,
इस जगह पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रही है। ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है, ये डिस्टेंस है हमारी d/2 और ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी है, d/2 है। अगर मान लीजिए मैंने इसको कवर कर दिया, ये मान लीजिए हमने नीचे वाले को ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब लाइट केवल इससे निकलेगी तो ये यहाँ पर जाकर के इस जगह पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी। और अगर ये डिस्टेंस d/2 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, d/4 हो गई, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, d/4 हो गई। तो जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा पहले बन रही थी उससे नीचे कितनी शिफ्ट हो जाएगी, d/4 डिस्टेंस पर जाकर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगी। इट मींस आंसर इज थर्ड, केवल शिफ्ट डाउन बाय d/4 डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम लोग चलते हैं। कंसिडरिंग द साइज ऑफ प्यूपल टू बी 5 mm, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बच्चों लिखते हैं कैसे हम, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिखते हैं हम लोग 1.22 लैम्डा बाय ए। ए इज द डायमीटर ऑफ लेंस। तो ये हमको दे रखा है बच्चों, ये रहा 5 mm एंड रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आई फॉर लेंथ 500 नैनोमीटर। इसका मतलब आपको ये भी दे रखा है, हमें ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना है। तो 1.22 इंटू लैम्डा 500 नैनोमीटर है तो 5000 एंगस्ट्रॉम बच्चों होगा, और 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर होगा। नीचे साइज बच्चों कितनी है, 5 mm, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये लिमिट और रेजोल्यूशन आएगा बच्चों, लेकिन ये बात याद रखिएगा ये रेडियन में है, रेडियन में है तो हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन सारे डिग्री में, यहाँ पर आपसे मिस्टेक गारंटेड बच्चों हुई होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको कर देंगे, ये हमारा रेडियन में है, हमें इसमें किस में करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम कर देंगे इसको 180/π से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा आंसर हमारा किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा 0.007 डिग्री। ओके, नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं। इन द गिवन पैरेलल LCR सर्किट द रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू। बच्चों ये दोनों जो करंट होते हैं L और C, ये दोनों अपोजिट फेज में होते हैं। अगर इसका मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो वोल्टेज तीनों पर बच्चों क्या है, सेम है। तो वोल्टेज का यहाँ पर मैंने एक्सेस पर ले लिया, और इस सी में अगर अपन देखें तो वोल्टेज क्या रहता है बच्चों, पीछे रहता है, करंट क्या रहता है, आगे। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा कैपेसिटर का करंट, और यहाँ बनेगा इंडक्टर के अंदर जाने वाला करंट, और यहाँ बनेगा रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट। क्योंकि ये दोनों करंट बच्चों क्या है, सेम है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। केवल कौन सा बचेगा, IR बचेगा। IR का मतलब 1 एम्पियर बचेगा, और यही करंट नेट होगा बच्चों। तो यहाँ से जाने वाला जो करंट होगा वो होगा बच्चों आपके पास में 1 एम्पियर। क्लियर, तो आंसर इज 1 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बच्चों लेंस था, और इसके सामने बच्चों क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक बार बच्चों याद रखो, ये अगर पूरा लेंस, ये पूरा लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहां बनाता है, तो अगर मान लीजिए मैं इसमें से केवल और केवल आधा लेंस ले लूं बच्चों, तो लेंस आधा अगर ले लूंगा तो एक बात सोचो बच्चों, क्या इसका रेडियस और कर्वेचर चेंज हो गया? नहीं हुआ रेडियस और कर्वेचर चेंज। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बच्चों क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को बच्चों अगर यहां रखूंगा तो इमेज अभी भी इसकी यहीं पर बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम बस क्या रहेगी कि इसकी इंटेंसिटी बच्चों क्या हो जाएगी, इमेज की कम हो जाएगी। क्योंकि पहले दोनों लेंस मिल करके इसी पॉइंट पर इमेज बना रहे थे, तो ये लेंस ने जहां इमेज बनाया उसी के ऊपर आकर के वो इमेज भी कॉन्साइड हो गई जो नीचे वाले पार्ट इमेज बना रहा था, इसलिए उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई होगी। लेकिन जब आधा लेंस ले लेंगे तो इसका मतलब इमेज थोड़ी सी कैसी बनेगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। इसका मतलब पोजीशन इमेज की वही रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, ऑब्जेक्ट का साइज भी बच्चों वही रहेगा, बस अंतर बच्चों क्या रहेगा, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ये होगा आपके पास, इमेज विल बी फॉर्म्ड ओनली फॉर, ये थर्ड ऑप्शन पढ़िए। कंप्लीट इमेज तो बनेगी बच्चों, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो आंसर इज थर्ड। अगले पर चलते हैं बच्चों हम लोग। हमारे पास बच्चों दे रखा है एक लेंस है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, उसकी इमेज 40 सेंटीमीटर बन रही है। एक बात कन्फर्म है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है, 2f है। क्योंकि 2f पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी कहां बनती है, 2f पर बनती है। इसका मतलब 2f यहां पर कितना है, 40 सेंटीमीटर है, राइट बच्चों। इसका मतलब फोकल लेंथ बच्चों कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। और इसके अंदर क्या है, ग्लास बच्चों भरा हुआ है, मतलब 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
इसको बच्चों क्या किया, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वाटर में इसको डिप कर दिया। बच्चों ये टीचर पढ़ाते हुए बताते हैं क्लास के अंदर कि अगर एक लेंस जिसमें ग्लास है उसको अगर अपन वाटर के अंदर डिप कर दे तो उसकी फोकल लेंथ 4 टाइम्स बढ़ जाती है, मतलब 4 टाइम हो जाती है, सॉरी। तो इसका मतलब ये जो नई फोकल लेंथ होगी वाटर के अंदर इसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब 80 सेंटीमीटर बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो बच्चों वही है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज बच्चों कहां पर बनेगी वो देखें। इसकी इमेज बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ बच्चों कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, मुझको v निकालना है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट है इसलिए नेगेटिव में होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो 1/v कितना हो जाएगा बच्चों, 1/80 माइनस 1/40 हो जाएगा। एल्शियम 80 आएगा और 1 माइनस ये हो जाएगा 2। इसका मतलब v बच्चों कितना आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब इमेज 80 सेंटीमीटर बनेगी लेंस से, बस अंतर क्या है बच्चों की, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज कहाँ बन रही है, 80 सेंटीमीटर बन रही है। इसका मतलब इमेज यहाँ पर बनेगी और इमेज एक्चुअल में कैसी होगी, वर्चुअल होगी, राइट। तो 80 सेंटीमीटर इमेज बनेगी, इट मींस आंसर क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं हम लोग। ए फिश डेप्थ, एक फिश है और एक पॉन्ड में है, एक बर्तन में एक फिश है और फिश इज डेप्थ एट 120 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर है। 120 सेंटीमीटर की डेप्थ पर यहाँ पर एक क्या है, फिश है और ये बच्चों वाटर है। ये हमें यहाँ से हम देख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर है, इसको कहाँ पर ये दिखाई देगा ये हमें देखना है। तो यहाँ से ये शिफ्ट होकर के हमको यहाँ दिखाई देता है। आप जानते हैं ये हमारी क्या होती है, रियल डेप्थ होती है, और जहाँ पर इमेज वाकई में दिखती है इस ऑब्जर्वर को तो ये होता है हमारा एपरेंट डेप्थ। और म्यू इक्वल टू बच्चों हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों एपरेंट डेप्थ, तो ये हो जाएगा RD अपॉन म्यू, तो ये AD बच्चों हो जाएगा एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है 120 सेंटीमीटर एंड म्यू कितना है आपके पास 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा आपके पास में 90 सेंटीमीटर पर इमेज हमें दिखाई देगी। इट विल अपीयर टू बी एट द डेप्थ ऑफ 90 सेंटीमीटर, सो आंसर इज थर्ड। अगले सवाल पर बच्चों आते हैं। अगला सवाल है, एक ग्लास स्लैब बच्चों आपको दे रखी है और आपको बोला गया ये बीच में एक स्लैब भी रख दी है। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। ये डिस्टेंस बच्चों की रखी है x, ये 18, ये 70 सेंटीमीटर। इसमें बच्चों बोला गया फॉर इमेज टू कॉन्साइड विद ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बननी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों एक बात ध्यान से देखो कि अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे गई, ये आप जानते हैं शिफ्ट करता है, ये शिफ्ट करके ऑब्जेक्ट को यहां ले आया, ये शिफ्ट मान लेते हैं कितना हुआ, y हुआ। अब ये रे इस पे जाके टकराएगी तो वापस से बच्चों ये ऐसे ही आ जाए, टकराए और नॉर्मली ऐसे ही वापस से आ जाए, अपने पाथ को रिट्रेस कर दे। इसका मतलब टकरा करके वापस से ये रे वहीं आ जाएगी जहां से ये चली थी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पर जाके कॉन्साइड हो जाएंगे। इट मींस एक बात समझ में हमको आती है कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये मिरर के लिए इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। अब ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी वो देखें। टोटल डिस्टेंस बच्चों यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, देखो ये हो गया यहां से यहां तक x, ये 18, ये 70, तो 70 और 18 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 88। ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक तो हो गया ये, प्लस डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में x, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक मैंने बच्चों पूरी कवर कर ली, लेकिन इसमें से शिफ्टिंग क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो। शिफ्टिंग माइनस करने का मतलब यहां पर आ गया, और ये डिस्टेंस ही क्या है, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बच्चों इसमें फोकल लेंथ बच्चों आपको दे रखी होगी, इसमें फोकल लेंथ आपको सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर सीधा आपको दे दिया गया 100 सेंटीमीटर, तो सीधा यहाँ पर करता हूं मैं 100 सेंटीमीटर के इक्वल कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से y हमें शिफ्टिंग निकालनी पड़ेगी बच्चों, तो y शिफ्टिंग निकालने के लिए हम कैसा लिखते हैं, t विड्थ कितनी है 1 माइनस 1/μ। बच्चों ये t कितना है 18 सेंटीमीटर और म्यू कितना है 3/2, तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2/3 मतलब 1/3। इसका मतलब शिफ्टिंग कितनी आएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर आएगी। इसका मतलब y की जगह मैं क्या रखता हूँ 6 सेंटीमीटर रख देता हूँ, तो ये x मेरे पास में बच्चों आ जाएगा 100 और इधर हो जाएगा आपके पास में
88 और ये प्लस y उधर होकर के चला जाएगा और y अपने पास में कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो 88 ये 100 है हमारे पास में, 100 में से ये 88 माइनस करो, ये प्लस x ऐड करो तो टोटल मिला के हो क्या 106, ये 12, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6 18, तो 18 सेंटीमीटर इसका आंसर बच्चों आ जाएगा। तो आंसर हो गया x की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू होगी। अगले सवाल बच्चों हम लोग आते हैं। अगला सवाल इन प्राइमरी रेनबो द इनर मोस्ट एंड द आउटर मोस्ट। आपने देखा होगा बच्चों जब प्राइमरी रेनबो बनाते हैं तो यहाँ से रे ऐसे निकलती हैं, ये अंदर क्या होता है वायलेट होता है और बाहर की तरफ क्या होता है रेड। ये प्राइमरी रेनबो ऐसे होता है, यहाँ से रेज आती है कुछ ऐसे करती है तो रेड और वॉयलेट, तो अंदर की तरफ कौन सा होता है वायलेट और बाहर की तरफ कौन सा होता है रेड। सो आंसर इज 4 हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल है बच्चों, आप जैसी थ्योरी पढ़ोगे सवाल आपसे हो जाएगा। स्मॉल एयर बबल इज अ डिस्टेंस ऑफ, ये हमारा एयर बबल है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r/3। एक स्फीयर बच्चों दे रखा है इसके अंदर और उस स्फीयर के अंदर एक एयर बबल है और वो एयर बबल कहां पर है देखना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड ग्लास स्फीयर r/3 डिस्टेंस पर है सेंटर से, यहां से यहां पर एयर बबल है और ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है r/3। अच्छा ये डिस्टेंस बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये r माइनस r/3, ये हो जाएगा 2r/3, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं यहां से खड़ा होकर देख रहा हूं बच्चों इसको, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना दे रखा है आपको 1.5 और बाहर क्या है एयर। इट विल अपीयर एट द डेप्थ, कहां पर नजर आएगी, यहां से कितना दूर नजर आएगी वो मुझे कैलकुलेट बच्चों करना है और वो कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं। एक सिंगल सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 की जगह बच्चों क्या रख देते हैं बाहर, यहां से रे निकल के ऐसे आएगी तो एयर में आ रही है, v मुझको कैलकुलेट करना है और बच्चों u कितना है आपके पास 2r/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, μ1 कितना है 3/2 और u कितना है बच्चों 2r/3 इज इक्वल टू μ2 1 है माइनस μ1 कितना है वही 3/2 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर अपन देखें बच्चों तो ये नेगेटिव में है और वो कितना है -r है। इसको पूरे को बच्चों कैलकुलेट अगर करेंगे तो आंसर हमारा आएगा, सो सॉल्व करके देख ही लेते हैं सीधा हम लोग फटाफट से, बढ़िया रहेगा। एंड 1/v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/4r, ये हमारे पास में प्लस में है, इज इक्वल टू यहाँ देखें अपन तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस माइनस प्लस 2r और ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/2r माइनस 9/4r, ये हो जाएगा हमारे पास 4r एल्शियम, ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 9, ये हो गया v इज इक्वल टू -4r/7। ये आंसर हमारे पास में आया -4r/7। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा वाला आंसर अपना होगा 4r/7। सो आंसर इज फर्स्ट। अगले पर बच्चों चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। क्यों करते हैं बच्चों हम रियर व्यू मिरर के फॉर्म में इस कॉन्वेक्स मिरर को, क्योंकि बच्चों इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब फील्ड ऑफ व्यू का मतलब जैसे यहां से रेज अगर आएंगी इस एंड्स पर अगर गिरेंगे मिरर के तो ये रे ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे। इसका मतलब इसका ये वाला जो फील्ड है वो क्या है, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर कहीं से भी आ रहा है, जैसे बहुत दूर से आ रहा है, इसके बीच में कहीं पर भी आप इस फील्ड में खड़े हो जाओ आपको उसकी इमेज दिखाई देगी। इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होने की वजह से बच्चों हम लोग इसको स्पेशली यूज करते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। अगला सवाल बच्चों देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उसका फोकल लेंथ बच्चों कितना है। फोकल लेंथ बच्चों हम लोग लिखते हैं r/2 μ-1। बस याद रखिएगा बच्चों जो म्यू है वो ग्लास के लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का मीडियम, जो लेंस के अंदर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों ये एयर के रेस्पेक्ट है। अगर इसी को हमने क्या किया, एक ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे केस में नई जो फोकल लेंथ बनेगी
वो बनेगी r/2 और ये हो जाएगा आपके पास में। म्यू को कैसे लिखना पड़ेगा बच्चों, लेंस का लिखना है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हमें लेंस का लिखना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। लेंस का कितना है म्यू, सराउंडिंग कितना है 2 म्यू, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये वैल्यू 1/2 है और ये -1 है, इसका मतलब हो जाएगा -12। तो ये हो जाएगा आपके पास f' इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपके पास में -r हो गया। अब एक इक्वेशन आपके पास में ये है, एक इक्वेशन ये है, तो बच्चों यहाँ पर मुझे f' की वैल्यू -r के फॉर्म में मिली, तो r की वैल्यू बच्चों यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास r हो जाएगा 2f म्यू -1। इस r की वैल्यू इसमें डाल देता हूँ मैं, तो ये मेरे पास f' हो जाएगा -2f म्यू -1। इस माइनस को यहाँ से हटा दूँ, अंदर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा 2f 1 - म्यू। ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं 2f 1 - म्यू कौन सा है, आंसर इज 3rd। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों चलते हैं इस बार। अगला सवाल देखो बच्चों क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्लिट। एक इंटेंसिटी बच्चों I1 आपको दे रखा है और I2 आपको दे रखा है 1 और I और 4I सॉरी, तो ये रेशियो कितना जाएगा 1/4। मैक्सिमा और मिनिमा का आपको रेशियो पूछा गया है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का रेशियो बच्चों कैसे निकालते हैं, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो इसके लिए बच्चों सीधा अपन क्या याद रखेंगे, देखो यहाँ इन पूरे का रूट ले लो, पहले रूट लोगे तो ये हो जाएगा √I1 और √I2, ये हो जाएगा हमारे पास में 1/2। अब इसको √I1 की जगह क्या रख दो 1 और √I2 की जगह क्या रख दो 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2, ऊपर स्क्वायर हो गया अपॉन, यहाँ पर √I1 की जगह रख दो 1 माइनस √I2 की जगह कितना रख देते हैं 2, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। तो ये वैसे भी क्या बनेगा -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर वैसे भी क्या होता है 1 होता है, और ऊपर कितना हो जाएगा 2 + 3 और 2 + 1 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, तो आंसर आएगा 9:1, सो आंसर इज 4th। अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं 46 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 है। इससे बच्चों दे रखा है जैसे ये ऑब्जेक्ट है 2 और ये अर्थ पर हमारा कोई लेंस ये रखा हुआ है और ये एंगल बना हुआ है थीटा, ये डिस्टेंस हमको स्मॉल d है दे रखी है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है कैपिटल D है। तो इसका लिमिट और रेजोल्यूशन का मतलब ये एंगल हमको पूछा गया है। तो इस एंगल की वैल्यू बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक तो स्मॉल d अपॉन कैपिटल D से लिख सकते हैं, और लिमिट और रेजोल्यूशन होता क्या है बच्चों, लिमिट और रेजोल्यूशन होता है 1.22 λ/a। हमें बच्चों a निकालना है, तो ये हो जाएगा, बस इसके अंदर बच्चों हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रखेंगे तो a जो आएगा अपर्चर का साइज जो होगा इस लेंस का वो हो जाएगा 1.22 लैम्डा बच्चों 5 × 10⁻⁻7 मीटर है। कैपिटल D बच्चों ये आपको दे रखा है 4.35 लाइट ईयर। स्मॉल d बच्चों आपको दे रखा है 23 AU, ठीक है, ये हमें सब कुछ हमने सब वैल्यू रख दी। अच्छा लाइट ईयर और AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो AU अपॉन लाइट ईयर का रेशियो बच्चों आपको ये दे रखा है, लेकिन देख इसका रखा है AU अपॉन लाइट ईयर का, तो यहां पर हम रख देते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा 1.225 × 10⁻⁻7 × 4.35 अपॉन 23 इंटू वैल्यू रखो 1.58 10⁻⁻5। ये जो पूरा वैल्यू a का आएगा वो बच्चों याद रखिएगा ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आंसर इसका हो जाएगा 7.3 mm, राइट। अगले सवाल बच्चों निकलते हैं हम लोग। अगला सवाल बच्चों देखिए, सवाल आसान है बच्चों ये वाला भी। द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर बच्चों हमेशा कैसे देखी जाती है, रिजॉल्विंग पावर लिमिट और रेजोल्यूशन का उल्टा होता है, इसका मतलब a अपॉन 1.22 लैम्डा हो जाएगा, इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर R1 रिजॉल्विंग पावर R2, ये उल्टा रेशियो बनेगा λ2 अपॉन λ1। λ2 बच्चों कितना है 600 नैनोमीटर है बच्चों, याद रखिएगा, तो मैंने 6000 एंगस्ट्रॉम में कर दिया
क्योंकि ये भी बच्चों एंगस्ट्रॉम में, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। पता लगा आप लोग इनका रेशो निकाल रहे हैं, वो एंगस्ट्रॉम में, ये नैनोमीटर में, तो दोनों को या तो नैनोमीटर में चेंज कर लो या दोनों को एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लो। तो मैंने इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया, 6000 एंगस्ट्रॉम आ गया अपॉन पहला वाला लैम्डा बच्चों कितना है, ये आएगा आपके पास में 4/3। अब देखते हैं किसका रिजॉल्विंग पावर पूछा है, ये R1/R2 का ही पूछा था, इसलिए आंसर इज 4:3। अगले क्वेश्चन में बच्चों आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 पर। इन व्हाट इज सेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट D if distance between slit and now made equal to n times third bright fringe forms at the position of, जहां पर प्रीवियस पहले वाले केस में सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, वो पोजीशन क्या थी, 6 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब सेकंड वाली कंडीशन के अंदर बच्चों क्या हो रहा है, जब डिस्टेंस को मैंने n टाइम्स कर दिया तो अब यहां पर थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रही है। दोनों पोजीशन बराबर होनी चाहिए, दोनों पोजीशन बराबर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ये पूरा यहां से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो आंसर इज 4th। अगले सवाल बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 में क्या रखा है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा YDSE है, ठीक है, यहां पर हमारी थर्ड डार्क बनता है, ऐसे ही बच्चों यहां पर भी क्या बनेगा, थर्ड डार्क बनेगा। ये दोनों वेव्स आके मिली तो यहां भी क्या बन रहा है, थर्ड डार्क। तो ये जो थर्ड डार्क है, इनके बीच का हमको ये पोजीशन पता करना है, और ये डिस्टेंस मान लेते हो किसमें, स्मॉल y, और ये है कैपिटल D। तो बच्चों एंगुलर जो ये पोजीशन है y, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए ये y बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं, थर्ड डार्क, फर्स्ट डार्क कहाँ बनती है, जब पार्ट डिफरेंस λ/2 होता है, 3 λ/2 होता है तब सेकंड डार्क बनती है, 5 λ/2 होगा तब बनेगी थर्ड डार्क। तो 5 λ/2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल क्या छोटे होते हैं, एंगल छोटे होते हैं, तो इस थीटा को मैं लिख सकता हूँ y अपॉन कैपिटल D। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 λ/2 इंटू 2d। तो इसी एंगल का क्या कर दें अपन, डबल कर दें। तो मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ करके, ये जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल, ये पूरा हमारा क्या है, आंसर होगा। तो यही पूछा है कि थर्ड आर्क यहाँ पर और बनने वाले यहाँ पर थर्ड आर्क, इन दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन क्या होगा। तो जब ये एंगल हमें पता लग गया तो इसी एंगल क्या करना है, हमें डबल करना है। तो एंगल का डबल अगर कर देंगे तो एंगुलर सेपरेशन आ जाएगा। एंगुलर सेपरेशन, इसी का क्या कर दें अपन, डबल कर दें, तो ये हो जाएगा 5 λ/d। ये हमारा आंसर होगा, इसका मतलब आंसर इज 4th होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन हमारा। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद EM वेव्स इज हाफ देन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बच्चों हम लोग लिखते कैसे हैं, एप्सिलॉन नॉट E² इंटू C, ये लिखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हाफ कर दिया जाए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे अगर मैं हाफ कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ करते ही 1/4 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी जो नहीं होगी वो I/4 हो जाएगी। तो रिड्यूस बाय 4 फैक्टर, इसका मतलब रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 4, इसका मतलब आंसर इज फर्स्ट। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व किया। आई थिंक पेपर आसानी था, 1-2 सवालों को छोड़ करके। ओके बच्चों, गुड बाय।